गुल बानो पंजाबी की लोकप्रिय लेखिका अजीत कौर जी द्वारा लिखित कहानी गुल बानो का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। पाकिस्तान की सरजमीन झेलम नदी के किनारे बसा शहर सराय आलमगीर। शहर के एक कोने में झेलम नदी के पास बनी हुई एक 3 मंजिला सुरमई हवेली। इतनी सुरमई के दूर से देखने पर किसी पहाड़ का भ्रम हो जाए। छत पर खड़ा इंसान झेलम नदी के हुस्न को साफ देख सकता था। इसी छत पर खड़े होकर इस हवेली की मालकिन ने बहुत बार झेलम के हुस्न का जलवा देखा था, लेकिन उसके अपने हुस्न को सिर्फ हवा और सूरज के अलावा शायद उस शहर में किसी ने भी नहीं देखा था, या फिर झेलम नदी उसकी हमराज थी। इसी छत पर उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरह घूमते हुए गुजरा था, कभी उदास और कभी बहुत संतुष्ट। झेलम और वो दोनों ही अपने अंदर उठते तूफानों को साझा करते थे। कभी शांत होकर नीचे उतरती तो कभी दोनों मिलकर और ज्यादा भड़कते थे। पिछले 40 वर्षों से यही हो रहा था। पिछले शुक्रवार को उसके बेटे समीर का इंग्लैंड से खत आया था कि अम्मी आप हमारे पास आ जाओ, बच्चे आपको याद करते हैं। फिरदौस सलाम भेजती है और भी न जाने क्या कुछ लिखा था। खत पढ़कर उसने मुंडेर पर रख दिया था तो तेज हवा आई और खत उड़कर झेलम के पानी में समा गया था। आज सुबह भी जब समीर का फोन आया था तो वो आधी नींद में थी। नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने बहाना बना दिया था कि कह दे अम्मी सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। बुजुर्ग नौकर फारूक पिछले 50 सालों से इस हवेली में काम कर रहा था और बेगम साहिबा की रग रग से वाकिफ था। वो फिर सो नहीं पाई थी। सूखे जख्म हरे हो गए थे। उसके जख्मी दिल की तारें किसी ने झंझोड़ दी थी। फिर कोई पुरानी घटना याद आ गई, कहानी जो हर वक्त उसके दिलो दिमाग में घूमती रहती थी। वो घटना थी जो उसके साथ ही हुई थी। वो हकीकत थी और अब तो वो खुद ही अफसाना बन गई थी, कहानी बन गई थी। वैसे तो मर्दों के समाज में औरतों की कहानियां बनाना बहुत आसान होता है। अगर औरत 2 बार खिड़की पर खड़ी हो जाए तो कहानी बन जाती है। राह चलती औरत के किस्से खड़े हो जाते हैं। जगह जगह पर कहानी लिखने वाले बैठे हैं उसके लिए। पर बेगम साहिबा अब खुददार, मगरूर और बुलंद वो किसी चट्टान की तरह थी जिसके आसपास से तूफान चले जाते थे लेकिन उसका सर नहीं झुकता था। पिछले 40 वर्षों से वो इस हवेली में नजरबंद थी, कैदी जो जेल का मालिक हो। यह उम्र कैद उसने खुद अपने आप को दी थी। 40 बरस पहले वो एक तूफान की तरह ही उस हवेली में आई थी और फिर हवेली की किले जैसी ऊंची ऊंची दीवारों में समा गई थी। उस तूफान से जो गुबार उठा था वो समय के साथ उतर गया था। बस कोई कोई व्यक्ति था उसके जमाने का जो उसकी कहानी को छेड़ देता था। पुराने लोग जा चुके थे और नए लोग आ रहे थे। बूढ़े मर चुके थे, नौजवान बूढ़े हो रहे थे और बच्चे जवान हो रहे थे। उसका राज उस हवेली की दीवारों के अंदर सुरक्षित था। पूरी मानव जाति से जैसे उसको नफरत थी। 2 शब्दों से अधिक बात नहीं करती थी। मायका वो इश्क में छोड़ आई थी और ससुराल उसने नफरत में छोड़ दिया था। मोहब्बत और नफरत के 2 रंगों में रंगी वो दुनिया के हर तीसरे रंग से बेखबर थी। नफरत का रंग उसकी ममता के रंग को भी खा गया था। बेटे समीर ने भी क्या किया था, अपनी ही मां के जज्बातों की परवाह न करते हुए बिक गया था। उन लोगों के हाथों बिका था
जिसका नाम भी लेना वो अपना अपमान समझती थी। वो लोग जिन्होंने फूल जैसी गुलबानों को कांटों की झाड़ियों पर फेंक दिया था। हाँ, फूल जैसी ही तो थी वो गुलबानो, ताजा खिले हुए गुलाब जैसी। गुलाबी रंग के काबुल के अनार जैसे सुर्ख थे उसके गाल, शरबती आंखों में धारीदार सुरमा था, नाजुक पट्टियों जैसे होठ। बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे बुलबुल चहक रही थी। 6.25 फुट की लंबे कद वाली, ऐसी लगती थी कि साधारण मर्द उसके सामने बौना लगता था। सुराही जैसी गर्दन, गोरी गोल बाहें और बाहों में सतरंगी चूड़ियां, जुल्फों के काले छल्ले और उन काले छल्लों में घिरा हुआ चमकता हुआ चेहरा, एक बालिश्त ऊंची छातियां और संगमरमरी बदन। हुस्न की कोई कलाकृति थी वो गुलबानो। अंधेरी की तरह चढ़ी थी जवानी उसको, जैसे कि एक नदी में बाढ़ आ गई हो। 18 साल की उम्र में 26 की दिखती थी वो। उसकी अम्मी उसको छुपा छुपा कर रखती थी कि किसी की नजर न लग जाए। अब्बू उसको बेटों से ज्यादा प्यार देते थे और चारों भाइयों को जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वो जितनी हंसी थी उतनी ही जहीन भी थी। जमींदार नासिर हुसैन की 4 बेटों के बाद वो अकेली बेटी थी। मुश्किल से 10 बरस की ही थी कि रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन अम्मी उसकी शादी टालती आ रही थी। तेरे बगैर हमारा दिल कैसे लगेगा बच्ची? अम्मी उसके विवाह की बात शुरू होते ही अक्सर आंखें भर लेती थी। गुलबानो सभी दुनियादारियों से दूर मस्त अपनी सहेलियों के बीच कसीदे करती रहती थी। अमीरी और हुस्न तो सोने पर सुहागा ही था। अल्लड़ उम्र, बेगम, बेपरवाह और बेखौफ। उम्र ऐसी जो जागती हुई सपने देखती थी। कस्तूरी वाले हिरन की तरह उसकी अपनी महक थी और वो उसमें मदमस्त रहती थी। यही उम्र थी जब वो अपनी सहेली के घर भरी दोपहरी को कसीदा करने गई थी और बर्बाद हो गई थी। मीठा जहर चढ़ा था उस पर और हल्का हल्का सुरूर हो गया था। रात को बिस्तर पर पड़ी वो करवटें बदलती रही थी, पर वो हसीन चेहरा उसकी नींद उड़ाकर ले गया था। चेहरा जो सूरज जैसा था, नजर जैसे जादू थी, हुस्न जैसे कोई सम्मोहन। फिरोज। उसके बंद होठों ने कई बार उस जादूगर का नाम लिया था जिसने उसके दिल का सुकून चुरा लिया था। फिरोज उसके पड़ोसियों का दामाद था, उसकी पक्की सहेली शकीला का पति। दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी। शकीला की शादी के समय गुलबानो अपनी मौसी की बेटी की शादी में गई हुई थी और वो फिरोज को नहीं मिल पाई थी। वो नहीं जानती थी कि शकीला की झोली में कुदरत ने इतना नायाब तोहफा डाल दिया था। शकीला ने जब फिरोज का परिचय गुलबानो से करवाया तो दोनों को जैसे काठ मार गया था। मुंह से आवाज ही नहीं निकली थी, आंखों में जैसे आंखें फंस गई थी, होंठ कांपे थे। अस्सलाम वालेकुम जीभ पर आकर रुक गया था दोनों के होठों के बीच। फिरोज के होश तो उड़ी गए थे, लेकिन तीर गुलबानो के दिल में भी लगा था। इतना खूबसूरत नौजवान, जैसे कोई तस्वीर हो। गुलबानो से 2 बालिश्त ऊंचा, गोरा चिट्टा फौलादी जिस्म, काली स्याह जुल्फें जैसे सुंदर चेहरे को चूमने के लिए झुक झुक जा रही थी। गुलबानो के दिल के कोरे फ्रेम में फिरोज की तस्वीर छप गई थी। गुलबानो की नाक की लौंग के हीरे की चमक सूरज की किरणों में चमककर फिरोज की आंखों में जा रही थी। दूसरे दिन फिरोज भी दिल को संभालता हुआ अपने शहर वापस चला गया था। थोड़ा अरसा बीत गया। शकीला अक्सर गुलबानो के साथ अपने पति की बातें करती थी। जब भी फिरोज का जिक्र होता था, गुलबानो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। ना तो वो उसको मिल सकती थी और ना ही उससे बात कर सकती थी। ना खत, ना संदेश, ना हाँ ना ना। काश एक बार फिर मिल जाता। उस नूरानी चेहरे को एक बार फिर से देखने के लिए वो खुदा के आगे दुआ करने लगी। खुदा ने उसकी जल्दी सुन ली। एक दिन अचानक फिरोज अपने घोड़े पर चढ़कर आ गया। बहाना बनाया कि वो अपने दोस्त के साथ शिकार खेलने गया था। उसने कहा कि उसने वापस जाते हुए सोचा कि ससुराल वालों को भी मिलता जाए।
गुलबानो ने सुना तो उसको तो जैसे मन की मुरादी मिल गई थी। वो अपना नया सुंदर गरारा पहनकर शकीला के घर पहुंच गई। गुलबानो उनके लिए घर की ही लड़की थी, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ। फिरोज और गुलबानो ने जी भरकर आंखों की प्यास बुझाई, लेकिन बात कोई नहीं हुई। दोनों ने खामोश इकरार किए और फिर शाम को गांव के बाहर मस्जिद के पास मिले। मैं बहुत बहाने बनाकर आया हूं, बहुत उदास हो गया था, फिरोज ने कहा। मैं जानती हूं तू झूठ बोलकर आया, और मैं भी। गुलबानो से बात ही नहीं हो रही थी। देर तक दोनों जमीन पर बैठे बातें करते रहे, एक दूसरे का हाथ थामे कस्में खाते रहे और वादे करते रहे। दोनों में से किसी का भी घर वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। आखिर दोनों ने फिरोज की फूफी नजीर के घर मिलने का वादा किया। फिरोज ने सोचा कि वो अपनी फूफी को अपने दिल की बात बता देगा और फिर उसकी फूफी उसका साथ देंगी। फूफी नजीर बेग को जब फिरोज और गुलबानो के इश्क की बात मालूम हुई, वो तो खुशी से फूलकर कुप्पा ही हो गई। वो फिरोज के ससुराल को पसंद नहीं करती थी। उसने फिरोज और गुलबानो के इश्क की आग को खूब हवा दे दी। गुलबानो और फिरोज ने छुप छुप कर फूफी नजीर के घर मिलना शुरू कर दिया, लेकिन इश्क और खुशबू छुपाई से नहीं छुपते हैं। धीरे धीरे लोगों से होकर वो बात गुलबानो की अम्मी तक भी पहुंच गई। उसकी अम्मी ने उसको कमरे में ले जाकर समझाया कि अगर उसके भाइयों को वो बात मालूम हो गई तो वो गुलबानो और फिरोज दोनों को ही जान से मार देंगे। अम्मी ने कहा, एक शादीशुदा मर्द के साथ तेरे इस संबंध को तेरे भाई सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर फिरोज कुंवारा होता तो बात कुछ और होती। गुलबानो जाकर फिरोज की फूफी नजीरा के पास रोई। फूफी नजीरा को अब गुलबानो से हमदर्दी हो गई थी। उसने फिरोज को बुलाकर समझाया, इस लड़की से वफा करना, हाथ पकड़ा है तो अंत तक निभाना, नहीं तो तेरा मुंह काला होगा। अगले दिन गुलबानो और फिरोज मिले तो उनमें बहुत देर तक बातें हुई। उनको जमाने का मुकाबला करने का रास्ता घर से भाग जाने में ही दिखाई दिया। गुलबानो ने डरते डरते कहा, बदनाम हो जाएंगे। जवानी की बदनामी सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती है। अब्बू जान, अम्मी और भाइयों की इज्जत, हर जगह हमारे चर्चे होंगे। गुलबानो जैसे लंबी उड़ान भरने से पहले अपने पर तौल रही थी। फिरोज ने जवाब दिया, वो जवानी भी किस काम की जिसने इश्क नहीं किया, जिसका चर्चा नहीं हुआ। गुलबानो ने उसकी जुल्फों से खेलते हुए कहा, इसका मतलब तू मुझे यहां से ले जाने का इरादा करके बैठा है। मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा और कहीं नहीं। गुलबानो, एक बार तू अपना घर छोड़कर मेरे साथ निकल गई तो मेरे अब्बू अम्मी को मजबूर होकर ही हमारी शादी करनी पड़ेगी। फिरोज ने उसको समझाया। क्या वो लोग मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मेरे चाचा जान ने 4 शादियां की थी। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत है। तुझे भी वही हक मिलेंगे जो शकीला के पास है। फिरोज ने उसको तसल्ली देते हुए कहा। दूसरे दिन दोपहर को गुलबानो अपनी किसी सहेली के घर गई, लेकिन वो फिर वापस अपने घर नहीं आई। बुर्का पहनी गुलबानो फिरोज के घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अपने गांव को अलविदा कह गई। वो ये सोच रही थी कि वो फिरोज से शादी करके शान और शौकत से अपने मायके आएगी। वो उस गांव में वापस आएगी जो उसकी कुंवारी मोहब्बत को नाजायज कह रहा था। वो सोच रही थी कि निकाह की मोहर लग जाने के बाद उसका गांव उसका स्वागत करेगा। दोपहर ढल गई थी। फिरोज के साथ उसके घोड़े पर बैठी गुलबानो धूप में कुम्हला गई थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो फिरोज की पीठ से चिपकी जैसे हवा में उड़ रही थी, जैसे कि उसने कोई विजय प्राप्त कर ली हो। उसका प्यार उसको मिल गया था, और क्या चाहिए था उसको? जिसको महबूब मिल जाए उसको रब भी भूल जाता है। भूख प्यास तो चीज ही क्या थी, वो तो अपने बाप की धन दौलत, इज्जत और परिवार के प्यार तक को भुला बैठी थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि जवान बहन के घर से भाग जाने के बाद उसके जवान भाई समाज में कौन सा मुंह दिखाएंगे। उसको तो फिरोज चाहिए था। वो हर कीमत देकर, हर कुर्बानी देकर अपना प्यार हासिल करना चाहती थी। आज दुनिया जहां को ठुकराकर
शर्म हया को उतार कर वो फिरोज के साथ अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। वो मंजिल बस अब थोड़ी ही दूर थी। झेलम नदी के साथ साथ कई घंटों तक घोड़े को दौड़ाने के बाद फिरोज एक पेड़ के नीचे रुक गया। दोनों ने पानी पिया, मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। शाम हो रही थी। गुलबानो ने जमीन पर बैठकर फिरोज के सर को अपनी गोदी में ले लिया। फिरोज ने मजाक से पूछा, गुलबानो, अगर इस समय तेरे भाई हमारा पीछा करते हुए आ गए तो तू मेरी राइफल पेड़ पर तो नहीं टांग देगी? बानो ने भी मजाक में ही जवाब दिया, तू किधर का मिर्जा आ गया है और तू मेरे साथ ऐसे ही चल पड़ी। अगर 10 आदमी भी आ जाए तो मेरी राइफल किसी को भी बचकर नहीं जाने देगी। पठान हूं पठान। फिरोज ने अपना फौलादी सीना उसके सामने नंगा कर दिया। सच कहूं तो मैं नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन मैं वो साहिबा नहीं हूं जिसने अपने भाइयों के लिए अपने यार मिर्जा को धोखा दे दिया था। पहले खुद जान दूंगी, फिर कोई तेरी तरफ आएगा। गुलबानो भी सर पर कफन बांधकर घर से चली थी। गुलबानो ने गर्व से कहा, पगली, मेरे होते तू जान देगी। फिरोज इतना कच्चा नहीं है, वक्त आएगा तो तू जान जाएगी। फिरोज उठकर बैठ गया। इसी यकीन के कारण तो सब कुछ छोड़कर तेरे साथ आ गई, नहीं तो कच्चे घड़ों पर तैरने वालियां तो बहुत सी डूब गई हैं इन नदियों में। गुलबानो ने झेलम के पानी की तरफ देखते हुए कहा। दोनों देर तक बैठे आने वाली सुनहरी जिंदगी के ख्वाब देखते रहे। रात उतर आई। दूर सराय आलमगीर में रोशनियां जगमगा उठी थी। गुलबानो और फिरोज घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। हाकिम खान की हवेली में भूचाल आ गया, जैसे कि फिरोज अपने घोड़े पर गुलबानो को नहीं, किसी आग को बैठा कर ले आया था। हाकिम खान हाजी नमाजी इंसान था। भाईचारे में लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे। बेटे फिरोज की करतूत ने उसको हिलाकर रख दिया। ड्योढ़ी में प्रवेश करते ही फिरोज का सामना अब्बा जान से ही हो गया। गुलाबो नकाब में मुंह छुपाए किसी चोर की तरह दबे पांव उसके पीछे आ रही थी। हाकिम खान ने हैरान परेशान नजरों से उस नकाब वाली औरत की तरफ देखा। फिरोज ने हिम्मत की और गुलबानो को पकड़कर दीवान पर बैठा दिया। अब्बा हुजूर, ये गुलबानो है, मेरे ससुराल के गांव की है। उनके पड़ोसी जमींदार नासिर हुसैन की बेटी है। फिरोज ने जैसे किसी अदालत में अर्जी दी। हाकिम खान की हैरानी और भी बढ़ गई। यहाँ क्या करने आई है? मेरे साथ आई है अब्बा जान, हम शादी करना चाहते हैं। मैं सहमति से इसको इसके घर से भगा कर लाया हूँ। डर के कारण आखिर फिरोज को सच बताना ही पड़ा। शादी? घर से भगा कर ले आया है अपने साथ? हाकिम खान ने अपनी उंगलियां अपने मुंह में डाल ली। हाकिम खान को अब कुछ और पूछने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ समझ गए थे वो। बुरके में लिपटी लड़की, फिरोज का उड़ा हुआ चेहरा, कंधे से लटकती राइफल और बाहर खड़ा घोड़ा। थोड़ी देर ठीक वैसी ही खामोशी रही जैसे कि अदालत में फैसला सुनाने से पहले होती है। अब्बा हुजूर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। चाचा जान नदीम खान ने भी तो 4 शादियां की थी। खुदा के वास्ते मुझे भी 2 की इजाजत दे दीजिए। फिरोज को उम्मीद थी कि उसकी बाकी की जिदों की तरह ही उसके अब्बा ये भी मान लेंगे। खामोश बेगैरत और गुस्ताख लड़के, अभी पिछले साल ही तेरी शादी हुई थी, आज नई लड़की ले आया है, वो पुरानी हो गई है। तू कहाँ का आलिम बन गया है? चाचा नदीम तेरी औकात की तरह औरतों को भगा कर नहीं लाए थे, उनकी हैसियत को रिश्ते मिले थे। बेसहारा औरतों को सहारा और बराबर के हक देने के लिए इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। औरतों को खिलौना बनाकर खेलने की हरगिज नहीं। तेरी पिछली बीवी में क्या कमी है? उसके हक पर डाका नहीं पड़ने दूंगा मैं। हाकिम खान ने आज तक बेटे के किसी बात से मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन इतने खतरनाक और बेगैरत हालत की फिरोज को उम्मीद नहीं थी।
फिरोज ने प्यार की भीख मांगते हुए कहा, मैं प्यार के हाथे मजबूर हूं अब्बाजान। अपने हाथ से गोली मार दे ऐसे आवारा दिल को जो खानदान की इज्जत पर धब्बा है, और वापस छोड़कर आ इस आवारा लड़की को इसके माता पिता के पास जहां से इसको लेकर आया है। हाकिम खान ने फैसला सुना दिया। गुलबानो ने ये सभी सुनकर डर कर सहम कर खड़ी हो गई। अब्बा हुजूर, ये लड़की आवारा नहीं है, जमींदार नासिर हुसैन की बेटी है जो 5 गांव का मालिक है, बहुत शरीफ खानदान है। फिरोज को गुलबानो के लिए प्रयोग किए गए आवारा शब्द से दुख पहुंचा था। शरीफ खानदानों की लड़कियां इस तरह से माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर घर से नहीं भागती हैं। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बेगैरत, बेहया, तेरी करतूत का तेरी बहनों पर क्या असर पड़ेगा? कल को वो भी इसकी तरह ही बाप की पगड़ी को मिट्टी में मिलाकर गैर मर्दों के साथ भाग जाएंगी। छोड़कर आ इसको इसके घर। 3 खानदानों में दुश्मनी डालने लगा है तू अपने इश्क की खातिर। हाकिम खान को अपने खानदान की इज्जत जान से भी अधिक प्यारी थी। ये वापस नहीं जा सकती अब्बाजान, इसके भाई इसको मार देंगे, रहम कीजिए इस पर अब्बाजान। फिरोज अपने अब्बू के पैरों को छूकर गिड़गिड़ाया। अगर तू इसको वापस छोड़ने नहीं गया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। हाकिम खान ने गुस्से में आकर सामने की दीवार पर टंगी दुनाली बंदूक उतार ली। फिरोज की मां पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन पति के डर से सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने हाकिम खान के हाथ में बंदूक देखी, वो चीख मारकर बेटे के सामने आ गई। रहम कीजिए मेरे बच्चे पर, जवानी में गलती हो जाती है। घर में सयाने लोग बैठे हैं, उनकी सलाह ले लीजिए। अपने भाइयों को बुला लीजिए। अपने बेटे को क्यों जान से मार रहे हैं? फिरोज की मां ने रो रो कर अपने बेटे की जिंदगी मांगी। हाकिम खान का गुस्सा कुछ कम हो गया। मां फिरोज को लेकर अंदर चली गई। गुलबानो ड्योढ़ी के बीच खड़ी डर से कांप रही थी। उसको ऐसे हालात की उम्मीद नहीं थी। क्या कर बैठी थी वो? जवानी और इश्क के नशे में वो फिरोज के पीछे लगकर चल दी थी और अपना अंजाम भी नहीं सोचा था उसने। हाकिम खान ने आदमी भेजकर कबीले के सम्मानित लोगों को तुरंत ही बुलवा लिया। पंचायत बैठ गई। मेरा बेटा फिरोज खान जमींदार नासिर हुसैन की बेटी को भगा कर ले आया है। बेगैरत ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं चाहता हूं कि इस लड़की को वापस इसके बाप के घर भेज दिया जाए, लेकिन फिरोज कहता है कि इसके भाई इसको मार देंगे। अब आप ही फैसला कीजिए कि इस लड़की को वापस कैसे भेजा जाए। हाकिम खान जो लोगों के फैसले खुद करता था, आज खुद मुजरिम बनकर कटघरे में खड़ा था। काफी देर विचार होता रहा। फिरोज खान ठीक कहता है कि लड़की के भाई इसको मार देंगे। घर से भागी हुई को मर्द समाज माफ नहीं करता है। कौन सा मर्द इसका हाथ थामेगा? इसके साथ इसकी शादी होगी। ऐसी लड़कियां बेमौत मारी जाती हैं। घर से भागकर अगर ये हमारे कबीले में आ गई है तो अब इसको पनाह देना हमारा फर्ज है। पंचों ने यह सलाह दी। लंबी बातचीत के बाद हाकिम खान के स्वर्गीय भाई नवाज खान के बेटे अमीर खान को बुलाया गया। अमीर खान की बीवी पिछले साल ही बच्चे को जन्म देने के समय मर गई थी। पंचायत में अमीर खान को फिरोज खान और गुलबानो की कहानी सुनाई गई। अमीर खान के सामने गुलबानो से निकाह करने का प्रस्ताव रखा गया। अमीर खान गंभीर प्रकार का ठहरी हुई सोच का मालिक था। वो अपनी बीवी के गम को भूला नहीं था, लेकिन जिंदगी अकेले भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन ये लड़की फिरोज के इश्क में अपने माता पिता भाई बहनों को छोड़कर आई है। प्यार ये फिरोज से करती है और उम्र भर करती रहेगी। मेरे साथ शादी होने के बाद भी इसकी आशनाई जारी रहेगी, इसलिए मैं ये खतरा नहीं ले सकता। बीवी मेरी हो और इश्क मेरे भाई से करे, मुझे गवारा नहीं होगा। अमीर खान ने बिना किसी लाग लपेट के अपने दिल की बात कह दी। ये तो हम पर छोड़ दे अमीर खान, तेरी बीवी तेरी होगी, किसी गैर की मजाल नहीं जो तेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। हम लाते काट देंगे फिरोज की अगर उसने कभी तेरी हवेली की तरफ कदम भी बढ़ाया तो। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है,
नादान आवारागर्द छोकरे फिरोज ने मेरी पगड़ी उछाली है, उसको तू ही मेरे सर पर वापस रख सकता है बेटा। घर की बात घर में ही रह जाएगी, इसमें ही हम सबका भला है। हाकिम खान ने आमिर खान के आगे हाथ जोड़ दिए। आखिर आमिर खान और गुलबानो की शादी का फैसला हो गया। दूसरे दिन दर्जी बुला लिया गया गुलबानो के निकाह का सूट बनाने के लिए। गुलबानो को ड्योढ़ी से उठाकर अलग अलग कमरे में बैठा दिया गया, जैसे कि वो उस घर की कोई चीज हो। घर की कोई औरत उसके पास नहीं आई। बच्चे आते उसकी तरफ देखकर हंसकर चले जाते थे। नौकर आकर खाना दे गया था, पर गुलबानो ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। अडोल, बेहरकत और बेजबान वो किसी बुत की तरह बैठी थी। किसी ने भी आकर उसका हाल नहीं पूछा था। एक फतवे की तरह उसके निकाह का ऐलान सुना दिया गया था और वो सजाए मौत की तरह चुपचाप सुनती रही थी। ड्योढ़ी के पास वाले कमरे में बैठी गुलबानो पंचायत की सारी कार्रवाई सुनती रही थी। किसी का चेहरा नहीं देखा था उसने। महसूस कर रही थी जैसे सबके चेहरे एक जैसे ही थे। किसी एक ने भी फिरोज के साथ उसके निकाह की बात नहीं की थी और फिरोज को खुद को सच्चा सुरमा बताता था। किसी परछाई की तरह गायब हो गया था। उसके बाद उसने ना ही फिरोज की आवाज सुनी और ना ही उसकी शक्ल देखी। उसको उस कैदखाने में फेंककर वो खुद न जाने कहां चला गया था। बुलबुल को पिंजरे में डालकर शिकारी खुद गायब हो गया था। गुलबानो का निकाह आमिर खान से करवा दिया गया। किसी सामान की तरह वो फिरोज खान की हवेली से आमिर खान की हवेली में आ गई थी, ऐसे जैसे किसी की अर्थी उठी हो। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जमींदार नासिर हुसैन की इकलौती बेटी का निकाह इस तरह होगा। गुलबानो ने ना तो फिरोज की हवेली देखी थी और ना ही उसने अमीर के घर को नजर उठाकर देखा। घर में नौकर चाकर थे जो बार बार आते थे और उसको आदाब बजाते थे और सेवा के लिए पूछते थे, लेकिन वो किसी बेजान मुर्दे की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। पिछली 3 रातों से सोई नहीं थी। उसकी आंखें पथरा गई थी। अपने साथ बीते हादसे ने उसके जेहन को सुन्न कर दिया था। आमिर खान ने कमरे में कदम रखा तो भी गुलबानो उठकर नहीं बैठी। पंखा कर रही नौकरानी ने रेशमी नकाब से गुलबानो का मुंह ढक दिया और खुद उठकर बाहर चली गई। अमीर कदम उठाता पलंग की तरफ बढ़ा। आमिर खान ने गुलबानो के चेहरे से नकाब उठाया तो वो सांस लेना ही भूल गया। सुभान अल्लाह, गुलबानो, तुझे देखकर तो फरिश्तों का ईमान डोल जाए। आमिर खान को उम्मीद नहीं थी कि फिरोज हुस्न की सरकार लूट कर ले आया था। आमिर खान ने गुलबानो का मुंह सर नंगा कर दिया। गुलबानो ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। भद्दा चेहरा, सांवला रंग, मोटे होंठ, कनपट्टियों के पास सफेद बाल। कहाँ फिरोज और कहाँ आमिर खान, कहाँ खूबसूरत महबूब और कहाँ बदशक्ल पति या मौला। किसको दिल में बसाया, पूजा की और पल्ले कौन पड़ गया। प्यार किसको किया और निकाह एक रंडुए के साथ। किस लिए दुनिया से बगावत की और हासिल क्या किया। गुलबानो के दिल में उठते तूफान संभाले नहीं संभल रहे थे। आमिर खान काफी देर तक गुलबानो के सामने अकेले ही बातें करता रहा, लेकिन गुलबानो ने कोई जवाब नहीं दिया। गुलबदन, आमिर खान ने गुलबानो को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। धीरे धीरे उसके गहने उतरे, लेकिन वो टिकटिकी लगाए छत की तरफ देख रही थी। उसने कोई हरकत नहीं की। किसी जज्बात की छाया उसके चेहरे पर नहीं आई। अब वह उसके खूबसूरत अंगों से खेल रहा था और वो सांस रोककर बेजान पड़ी थी। आमिर खान ने जब उसके रेशमी गरारे के नाड़े को हाथ लगाया तो जैसे अचानक ही गुलबानो को करंट लग गया। मुझे बाजार में नीलाम करने वाले फिरोज खान, तेरा कुछ भी न रहे, तेरा कुछ भी न रहे। ओह मेरे अल्लाह, गुलबानो की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। ये तुम क्या कह रही हो बेगम। आमिर खान बिस्तर से उठा और कमरे में खड़ा हो गया, जैसे कि उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। गुलबानो फूट फूट कर रो पड़ी। 3 दिन और 3 रातों से दबा दर्द जैसे सैलाब बनकर बह चला था
और वो आंसुओं में डूब गई। वो उठकर बैठ गई और घुटनों में मुंह रखकर रोने लगी। आमिर खान कुछ देर खड़ा हालात को समझने की कोशिश करता रहा। तू गलत समझ रही है गुलबानो बेगम, ये बाजार नहीं तेरा घर है, इस हवेली की इज्जत है। तू मैंने इस्लामी हिसाब से तेरे साथ निकाह किया है और अपनी बीवी कबूल किया है, लेकिन अगर तू फिर भी वापस जाना चाहे तो मैं तुझको रोकूंगा नहीं। इस बात का डर आमिर खान को पहले से ही खाया जा रहा था। अगर वापस जा सकती तो कुर्बानी का बकरा क्यों बनती, गुलबानो ने रोते हुए कहा। कुर्बानी का बकरा नहीं है तू बेगम, आमिर खान है तू। मुझे मालूम है तेरे अरमान टूटे हैं, धोखा होता आया है तेरे साथ, पर हर मर्द फिरोज खान नहीं होता है। तेरी अपनी जिंदगी पर पूरा अधिकार है। अगर तू चाहे तो इस हवेली में एक मेहमान की तरह जिंदगी बिता सकती है। घर का हर इंसान तेरी इज्जत करेगा। मैं गुस्ताखी के लिए शर्मिंदा हूँ, ये कहकर आमिर खान चला गया। गुलबानो सारी रात बैठी रोती रही। दिन बीतने शुरू हो गए, लेकिन गुलबानो की उदासी नहीं टूटी। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। हार श्रृंगार सब कुछ छोड़ दिया था उसने। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया था, जुल्फों के पेच ढीले हो गए थे, आंखें सुरमे को तरस गई थी। परियों जैसी शक्ल पर मायूसी छा गई। होठ मुस्कुराहट भूल गए और बुलबुल ने चहकना छोड़ दिया। शोखी गायब हो गई और गंभीरता आ गई। दुख और गम ने उसके जिस्म और चेहरे के मांस को तराश दिया। जैसे कोई मूर्तिकार किसी मूर्ति के अंगों को निखारने के लिए उसके फालतू संगमरमर को अपने औजारों से झाड़कर अलग कर देता है। आमिर खान ने फिर उसको बुलाने की कोशिश नहीं की। वो नौकरों से अपने काम करवा लेता था। वो गुलबानो का ख्याल रखने के आदेश दे देता था और गुलबानो की जरूरत की हर चीज वक्त से पहले हाजिर करा देता था। गुलबानो के लिए रेशमी सूट, गहने, मेवे, इत्र और सेंटे इत्यादि के ढेर लगवा देता था, पर गुलबानो उन चीजों को आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। नौकर सब समझते थे, लेकिन हवेली की किसी बात को बाहर नहीं बताते थे। कोई भी नहीं जानता था कि उस हवेली के अंदर क्या कहानी चल रही थी। आमिर खान के स्वर्गीय पिता की पुण्यतिथि थी। हर बरस उस दिन आमिर खान के रिश्तेदार आमिर खान के घर इकट्ठे होते थे। इस बरस भी तैयारियां होने लगी और गुलबानो को भी शामिल होने के लिए कहा गया। मैं कुछ नहीं करूंगी, ना ही बरसी में शामिल होंगी। वो कुत्ता कमीना फिरोज भी आएगा, मैं उसको देखना भी नहीं चाहती। गुलबानो ने पर्दे के पीछे खड़े खड़े आमिर खान को सुनाकर नौकरानी से कहा। और फिर आमिर खान ने अपने बाप की बरसी न मनाने का फैसला कर लिया। रिश्तेदार ताने मारने लगे, औरत के नीचे लग गया है। आमिर खान ने रिश्तेदारों से कहा, इस घर में वही होगा जो मालकिन चाहेगी। आप लोग बरसी मनाना चाहते हैं तो मैं बाहर प्रबंध कर देता हूं। आमिर खान ने घर आए रिश्तेदारों और संबंधियों को वापस भेज दिया। इस घटना के बाद गुलबानो की खामोशी थोड़ी सी टूट गई। अब वो घर में नौकरानी के साथ थोड़ी बहुत बात करने लगी थी। वो अपने बालों में खूबसूरत तेल भी लगवाने लगी थी और कभी कभी नौकरानी के साथ हवेली की ड्योढ़ी में बैठकर नौकरानी के बच्चों के साथ भी वक्त बिताने लगी थी। आमिर खान के साथ गुलबानो की कोई बातचीत नहीं थी। आमिर खान शाम को घर आता था, वो अपने कमरे में चली जाती थी। वो खाना खाने के बाद ड्योढ़ी में बैठ जाता था। अगर कोई मिलने आता था तो बातें करता था, वरना अंधेरे में खामोश आंखों को बंद करके कुर्सी पर बैठा रहता था। आमिर खान ने अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कही थी। कभी भी वो ये जाहिर नहीं होने देता था कि तकदीर ने दूसरी बार भी उसके साथ धोखा किया था। कभी कभी नौकरानी नादिरा के बच्चे आमिर खान के पास आकर खेलते थे। वो उनको बैठा लेता था और उनके लिए तोहफे लाता था। जितनी देर तक नौकरानी के बच्चे उसके पास रहते थे, वो भी बच्चा बनकर उनके साथ खेलता रहता था। उनके जाते ही फिर से उदासी की चादर ओढ़कर सो जाता था। धीरे धीरे आमिर खान टूटने लगा था और अक्सर बीमार रहने लगा था। ड्योढ़ी से उसके खांसने की आवाज गुलबानो को अपने कमरे में सुनाई देती थी।
वो कई बार पर्दे के पीछे से आमिर खान को ड्योढ़ी में बैठा देखती थी। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, आंखें वीरान थी और मोटे होंठ खुश्क हो गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक बार आमिर खान कई दिनों तक अपने व्यापार पर नहीं गया। हकीम आकर उसे दवाई दे जाता था। ये पहली बार हुआ था कि गुलबानो हैरान हो गई थी। नौकर ने बताया कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। हकीम ने आराम करने के लिए कहा था। गुलबानो के अंदर कोई हलचल सी हुई। वो काफी देर तक बैठी सोचती रही। उस रात को आमिर खान गरम चादर लपेटकर छत पर घूम रहा था। नौकर फारूक ने हकीम के द्वारा दी गई दवाई पानी में उबालकर एक प्याले में डाली ऊपर ले जाने के लिए, पर तभी गुलबानो ने वो प्याला उसके हाथ से ले लिया। मैं ले जाती हूँ, उसने नौकर की तरफ बिना देखे ही कहा। नौकर जो उस घर के सारे भेद जानता था, गुलबानो की इस पेशकश से हैरान हो गया। बहुत अच्छा बेगम साहिबा, उसने सर झुकाकर प्याला गुलबानो को दे दिया। गुलबानो पहली बार हवेली की छत पर चढ़ी थी। जिस दिन से घर से निकली थी, आसमान का रंग नहीं देखा था। 3 मंजिली हवेली चढ़कर उसकी सांस फूल गई थी। खुली चौड़ी छत, किसी मैदान की तरह की, चारों तरफ जालीदार मुंडेर और ऊपर खुला आसमान। जब वो ऊपर चढ़ी, आमिर खान मुंडेर के पास खड़ा झेलम के पानी को देख रहा था। उसकी पीठ गुलबानो की तरफ थी। गुलबानो ने दवाई मुंडेर पर रख दी और कुछ देर सोचती रही। आमिर खान तब भी उससे बेखबर था। मैं आ गई हूं खान साहब। गुलबानो की सुरीली आवाज किसी जल तरंग की तरह वातावरण में फैल गई। आमिर खान ने हैरान होकर पीछे देखा। उसको यकीन ही नहीं हुआ, जैसे उसने कोई ख्वाब देख लिया हो। गुलबानो सफेद लिबास में बेपर्दा सामने खड़ी थी, जैसे सफेद बादल में से कोई परी छत पर उतर आई हो, या झेलम की उछलती कोई लहर औरत का रूप लेकर उसके सामने खड़ी थी। वो गुलबानो की तरफ देखता ही रह गया। मैं आपकी दवाई लेकर आई हूं खान साहब, गुलबानो ने मुंडेर से प्याला उठाकर कहा। और आमिर खान जैसे नींद से जाग गया। ओह, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? घर में नौकर हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपको मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है खान साहब, गुलबानो ने जवाब दिया तो आमिर खान को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मेहरबानी, उसने दवाई गुलबानो से ले ली। खुदा करे आपकी सेहत ठीक हो जाए, गुलबानो ने दुआ मांगी। इंशाअल्लाह, आपने अपने कुंवारे हाथों से दवाई पिलाई है तो जरूर असर करेगी, आमिर खान ने जवाब दिया। गुलबानो के चेहरे पर गुलाबी रंग छा गया। थोड़ी देर तक दोनों खामोश खड़े रहे। बहुत ही शांत माहौल था। झेलम नदी के पानी की आवाज के बगैर और कोई भी दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। झेलम में तूफान आया हुआ है, आमिर ने नदी की तरफ देखकर कहा। तूफान तो इस हवेली में भी आया हुआ है और मुझे डर लगता है कि कहीं ये तूफान मुझे दूसरी बार भी बहाकर न ले जाए। गुलबानो ने पहली बार आमिर खान की आंखों में आंखें डाल दी। क्या मतलब? आमिर खान घबरा गया। इस अंधेरे को एक चिराग की जरूरत है खान साहब। इस हवेली को वारिस चाहिए। यही आपके दुख की दवा है। हकीम की जड़ी बूटियां कुछ नहीं करेंगी। गुलबानो ने सिर्फ चेहरे का नहीं, दिल का पर्दा भी उतार फेंका। गुलबानो, आमिर खान ने एक बहुत लंबी सांस ली। मैं औरत हूं, समझती हूं सब कुछ। मेरा फर्ज है कि जिस घर ने मुझे पनाह दी है उस घर को रोशनी दे दूं। औरत मर्द को सिर्फ शारीरिक सुख नहीं देती है, उसको बाप का रुतबा भी देती है। नहीं तो जमाना मर्द को नामर्द समझता है। गुलबानो से इतनी गंभीरता की आमिर खान को आस नहीं थी। इतनी दिलेरी आमिर खान के मुंह से अनायास ही निकल गया। खान साहब, दिलेर औरत दिलेर मर्दों को ही आत्मा का साथी समझती है, भगोड़ों को नहीं, गुलबानो ने नफरत से जवाब दिया। आमिर खान को कोई जवाब नहीं सूझा। मेरी गुस्ताखियों को माफ कर दीजिए खान साहब, मैं गुमराह हो गई थी। आपको बहुत दुख दिया है मैंने, गुनाहगार हो आपकी। गुलबानो का गला भरा आया था। पगली, गुनाहगार तू नहीं मैं हूं। बिना तेरे जज्बात को समझे
किसी भूखे जानवर की तरह मैं तेरे गोश्त पर टूट पड़ा था। तुझे क्या मालूम कितना शर्मिंदा हूं मैं। आमिर खान सचमुच अंदर से शर्मसार हो रहा था और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो गुलबानो की आंखों में आंखें डाल सके। नहीं, फरिश्ते तो आप हैं, मैं तो सूखा मुरझाया फूल हूं जो आपके काबिल नहीं है। घर से भागी। गुलबानो की आंखों से आंसू बहने लगे। पगली, कोई भी फरिश्ता या फूल मुरझाया नहीं होता है, इंसान है हम तो। अगर मेरी बहन या बेटी ने ये कदम उठाया होता तो मैं उसको माफ नहीं करता। बीवी है तू मेरी, मेरी शरीके हयात है तू, इस हवेली की मालकिन। सिर्फ हवेली की? गुलबानो सुबक सुबक कर रोने लगी। नहीं, मेरे दिलो जान की भी। आज आमिर खान के उदास चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। गुलबानो से अब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। आमिर खान के चरित्र के सामने उसको अपना घमंड बहुत छोटा लग रहा था। एक बदसूरत मर्द के प्यार की गर्मी के सामने उसका अस्तित्व पिघल गया और वह लड़खड़ा कर आमिर की बाहों में चली गई। आमिर खान बहुत देर तक उसके बालों में हाथ फेरता रहा, धीरे धीरे उसका सर सहलाता रहा और गुलबानो को लगा जैसे बहुत समय के बाद आज वो अपने अब्बा का हाथ अपने सर पर महसूस कर रही थी, या फिर अपने बड़े भाई के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। आमिर खान ने उसको चुप नहीं करवाया। वो चाहता था कि गुलबानो के दिल और दिमाग के अंदर नफरत का जो नासूर बन गया था वो आंसुओं के रास्ते से बाहर निकल जाए। गुलबानो बहुत देर तक रोती रही। जब थक गई तो दुपट्टे से अपना मुंह पोंछने लगी। गम मत कर, मेरे होते कोई तूफान तुझको उड़ाकर नहीं ले जा सकता है। इश्क हकीकी और मजाकी का फर्क नहीं मालूम तुझको। अनजान मैं हूं है तू। आमिर खान के अरमानों ने सर उठाया। कौन सा इश्क? गले में पड़ा ढोल बजा रहे हो आप, एक मरे हुए रिश्ते को निभा रहे हो। किसका कोई? गुलबानो ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि आमिर खान ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। मरे हुए के तो ताजमहल बनाए हैं बनाने वालों के, प्यार की कोई हद नहीं होती गुलबानो। आमिर खान ने उसको अपने सीने से लगा लिया। वो कुछ नहीं बोली। आज हमारा असली निकाह हुआ है, जब दो दिलों ने एक दूसरे को कबूल किया है। अगर दिल नहीं मिले तो निकाह नहीं, जबरदस्ती बलात्कार होता है गुलबानो। मुझे इस गुनाह से तूने आज बचा लिया है। आमिर ने अपना मुंह गुलबानो के मुंह से जोड़ दिया। ओए अल्लाह! वो आमिर खान के सीने से जुड़ी छटपटाई। क्या हुआ? आमिर खान घबरा गया। दाढ़ी चुभती है। गुलबानो ने अपने कोमल गाल पर हाथ फेरा। दाढ़ी कटवा देते हैं। आमिर खान ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरे मौला, इस नाचीज के लिए दाढ़ी कटवाओगे? गुलबानो ने अदा से पूछा। इश्क में तो सर कट जाते हैं, दाढ़ी तो मामूली चीज है तेरे लिए गुलबानो। आमिर खान की हंसी रात के अंधेरे में दूर दूर तक फैल गई और इसी हंसी में उड़ गया दोनों के शरीरों का फासला। दोनों एक दूसरे से लिपटे हंसते हुए सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में चले गए। आमिर खान की हवेली में फिर से बाहर आ गई थी। हवेली की दीवारें भी जैसे महक रही थी। नौकर चाकरों के चेहरों पर भी रौनक वापस आ गई थी। घर की घुटन खत्म हो गई थी। मियाँ बीवी के प्यार ने सोनी हवेली को आबाद कर दिया था और फिर वक्त गुजरने लगा। गुलबानो ने 3 सालों में 3 बेटियों को जन्म दिया, नाहिदा, फरीदा और वहीदा। 10 वर्षों के बाद जाकर पैदा हुआ समीर, आमिर खान का बेटा समीर, हवेली का वारिस, मालिक। भले ही बेटियों के जन्म के समय भी आमिर खान ने दावतें दी थी, लेकिन बेटे के जन्म के मौके पर जश्न मनाए गए थे। हवेली का वारिस जो पैदा हुआ था, लाखों की जायदाद का मालिक। गुलबानो अब संपूर्ण औरत बन गई थी। बच्चों की परवरिश और घर के काम काजों के कारण उसको अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। वक्त के साथ बेटियां जवान हो गई, रिश्ते खोजकर उनकी शादियां कर दी गई। वो अपने घर चली गई। समीर अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा था कि एक दिन लंबी बीमारी के कारण आमिर खान अल्लाह को प्यारा हो गया। गुलबानो का एक ही साथी, उसका मिजाजी खुदा, इस दुनिया से चला गया था। लेकिन गुलबानो ने समीर, हवेली और जायदाद की खातिर अपने आप को फिर से संभाल लिया। उस किले जैसी हवेली में गुलबानो और समीर अकेले रह गए थे।
बाहर की दुनिया से गुलबानो का कोई संपर्क नहीं था। आमिर खान ने कभी भी उसको बाध्य नहीं किया था कि वो उसके रिश्तेदारों या खानदान के लोगों से मिले। समीर जब कानून की पढ़ाई करने लाहौर चला गया तो गुलबानो एक बार फिर से अकेली हो गई। उदासियों ने उसको एक बार फिर से घेर लिया। एक ही उम्मीद के साथ जी रही थी कि जल्दी ही समीर अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाए। वो उसकी शादी करेगी और उसकी सुनी हवेली फिर से आबाद हो जाएगी। पढ़ाई करने के दौरान समीर अपनी जिंदगी का फैसला भी कराया था। उसको फिरोज खान की बेटी फिरदौस से इश्क हो गया था। वो उसकी कक्षा में ही पढ़ती थी। जब गुलबानो को यह बात मालूम चली तो जैसे उसके सर पर बिजली गिर गई। उसको लगा जैसे 35 साल पहले हुआ हादसा फिर से सामने आ गया था। समीर फिरदौस से निकाह करने का फैसला करके बैठा था। गुलबानो को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जवान बेटे को उस अनहोनी से कैसे रोके। गुलबानो ने समीर को समझाया, समीर बेटा, इस खानदान के साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। समीर ने जवाब दिया, दुश्मनी को दोस्ती में बदल देना चाहिए अम्मी जान। मेरे बेटे, तेरे अब्बा जान जिंदा होते तो उनको बहुत दुख होता कि तू क्या करने जा रहा है। गुलबानो ने समीर को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, अब्बा जान ने तो बहुत खुश होना था अम्मी, वो तो इनकलाबी इंसान थे। मैं तो फिरोज अंकल की पढ़ी लिखी बेटी से निकाह कर रहा हूँ, लेकिन अब्बा जान ने तो अंकल फिरोज की ठुकराई हुई माशूका गुलबानो का हाथ थाम लिया था। समीर ने मजाक में कहा, लेकिन गुलबानो के सीने में जैसे तीर लग गया हो। समीर! गुलबानो के होठ कांपे। उसके बाद माँ बेटे के बीच बात नहीं हुई। समीर अम्मी की भावनाओं का कत्ल करके फिरदौस से निकाह करके इंग्लैंड चला गया। फिरोज की हवेली में निकाह हुआ था, उस हवेली में जहां से गुलबानो को बेइज्जत और बेआबरू करके निकाला था। गुलबानो और उसकी बेटियां समीर के निकाह में शामिल नहीं हुई थी। इंग्लैंड जाने से पहले समीर अपनी अम्मी से मिलने आया था, लेकिन गुलबानो ने नौकर के हाथ से कहलवा दिया था कि बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेटे से नहीं मिली थी। बाकी दुनिया की तरह गुलबानो ने अपने इकलौते बेटे से भी नाता तोड़ लिया था। अंधेरी हवेली का चिराग और इकलौता वारिस हवेली के दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया था। उम्र बीत रही थी। गुलबानो के पास समीर के बहुत से संदेश आए थे, माफियां मांगी थी। बेटे ने इंग्लैंड की टिकट कर मनी ऑर्डर से पौंड भेजे थे और अपने बच्चों के प्यार का वास्ता दिया था, लेकिन गुलबानो ने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। झेलम नदी की तरह हो गई थी वो। उसके अंदर से होकर तूफान गुजरते थे, लेकिन नदी के किनारे कभी भी नहीं हिलते थे। इस हवेली की तरह ही मजबूत बन गई थी गुलबानो। वो हवेली जिसकी छत पर खड़ी होकर वो आकाश से बातें करती थी और धरती के लोगों की उस तक कोई पहुंच नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहां बैठ जाइए। दिल्ली से फरीदाबाद जा रही वो बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। बैठने की तो बात छोड़ ही दीजिए, खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। किसी तरह यात्री खुद को संभाले हुए एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। इतनी गर्मी थी कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी लोग किसी तरह उसी बस में जाना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद की बस करीब 2 घंटे के बाद आनी थी उस बंद के दिन। हर बस स्टॉप पर लगता था कि अब तो कंडक्टर बस को नहीं रोकेगा, लेकिन उस निजी बस का कंडक्टर शायद ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और वो हर स्टॉप से कुछ न कुछ सवारियों को बस में चढ़ा ही देता था। एक बस स्टॉप से
एक सुंदर जवान लड़की चढ़ी और बस के दरवाजे के पास ही किसी तरह जगह बनाकर खड़ी हो गई। उस सुंदर लड़की को देखकर बस में बैठे मर्द यात्रियों में थोड़ी सी हलचल हो गई। सभी उस बड़े से जुड़े वाली गुलाबी सूट में सुसज्जित लड़की को देख रहे थे और लगभग सभी मर्दों की आंखों में वो भाव थे जो किसी बहन या बेटी के लिए तो नहीं होते हैं। उस लड़की के कंधे से एक पर्स लटक रहा था और आंखों पर धूप का काला चश्मा था। उस लड़की को देखते ही जैसे सवारियों को गर्मी, भीड़ इत्यादि सब कुछ भूल गया। सभी की नजरें जैसे उस लड़की के चेहरे पर ही स्थिर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस बस में बैठे हुए मर्दों को उनके आसपास बैठी हुई अन्य सवारियां बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी। उस लड़की को देखने के बाद हर मर्द शायद यही सोच रहा था कि काश ये मेरे साथ वाली सीट पर बैठी होती, लेकिन कोई भी उसको उठकर अपनी सीट नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर अपनी सीट उस लड़की को दे दी तो वो उसके साथ बैठे मर्द के साथ बैठ जाएगी और सारा आनंद वो ही लेगा। कुछ मर्द तो शायद इसी इंतजार में थे कि अगर वो लड़की उनके साथ ना भी बैठे तो कम से कम उनके सामने आकर ही खड़ी हो जाए, ताकि आंखों को तो कुछ आनंद प्राप्त हो जाए। तभी अचानक दो सवारियों वाली एक सीट पर बैठे एक करीब 22 बरस के लड़के ने थोड़ा सा अंदर की तरफ सरक कर अपने साथ थोड़ी सी जगह बना ली और फिर उस लड़की से कहा, आइए जी, आप यहां बैठ जाइए, जगह हो जाएगी। बस के अंदर सभी लोग उस लड़के को और उस लड़की को ही देखने लगे थे। सभी इंतजार कर रहे थे कि वो लड़की उस लड़के के साथ बैठ जाएगी और सारा मजा वो लड़का ही लूट लेगा। एक यात्री ने अपने साथ बैठे यात्री को कहा, साले ने तिकड़म लगाई दी, ले गया बाजी साला उल्लू का पट्ठा। एक दूसरे ने कहा, बहुत चालू है ये लड़का, थोड़ी सी जगह बना दी है उस लड़की के लिए ताकि वो उसके साथ सटकर बैठ जाए। तभी उस लड़की ने अचानक एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को उस जवान लड़के के सामने करते हुए कहा, थैंक यू मेरे भाई, पर तुम ऐसा करो कि इन बुजुर्ग को अपने साथ बैठा लो, ये बहुत कमजोर हैं और इनको सीट की मुझसे ज्यादा जरूरत है। लड़की ने उस बुजुर्ग को उस लड़के के साथ थोड़ी सी जगह पर बैठा दिया और फिर अगले ही स्टॉप पर मुस्कुराती हुई बस से नीचे उतर गई। उस लड़के को छोड़कर बस के सभी यात्रियों के चेहरों पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, हमारी इन छोटी छोटी कहानियों को कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।